लीजिए भाइयों तेल, पहले अच्छी तरह मालिश कर लीजिएगा, फिर मैं आपको नदी दिखा देता हूँ। हमारे गांव का पानी बड़ा ठंडा है। अरे वाह बिरजू, तू तो बड़ा सेवा करने वाला निकला। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। भगवान लंबी उम्र देगा या नहीं ये तो बाद की बात थी, लेकिन पप्पू मन ही मन उसकी चेन की लंबाई जरूर नाप चुका था। ये साला शक्ल से जितना भोला है ऊपर से उतना ही मालदार है। आज इसे बकरा बनाते हैं चूना लगा के। तीनों गांव से बाहर निकलकर कच्चे रास्ते पर चल पड़े। अबे लल्लन, जंगल बस थोड़ा ही दूर है, वहीं इसकी चैन अंगूठियां सब उतरवा लेंगे, फिर इसे किसी पेड़ से बांधकर वापस बुढ़िया का घर साफ करेंगे। अरे साला, ये कौन देहाती कबाड़ सुबह सुबह घूम रहा है? कपड़े तो इसके ढीले ढाले हैं, शक्ल से भी पूरा गोबर लग रहा है। क्यों ना आज इसी को पहला बकरा बनाया जाए, चूना लगा के। ओहो साला, चमक चमाता हुआ शहरी बाबू, इत्र की खुशबू तो ऐसी मार रहा है जैसे नवाब का साला हो, पर दिमाग से पैदल लग रहा है। आज इसका हिसाब करता हूँ कब्र खोद के। अरे लल्लन, आज किस्मत खुद चलकर तेरे पास आई है। बस 2 मीठी बातें और काम तमाम, चूना लगा के। तभी लल्लन पप्पू के पास जाता है और जानबूझकर टकरा जाता है। धड़ाम। अबे ओ, आंखें घर भूल आया है क्या? पूरा रास्ता खाली पड़ा था, टकराना मुझसे ही था क्या? कब्र खोद के। छोड़ो भाई, वैसे बड़ी संभाल कर बोरी पकड़ी हुई है, ऐसी क्या चीज है इसमें? सोना चांदी है क्या? अरे ये तो खुद ही पूछ रहा है, अभी बताता हूं। सोना चांदी? अरे भाई, सोना तो हर किसी के पास होता है। इसमें वो चीज है जिसके लिए बड़े बड़े राजा तरसते हैं। इस बोरी में कोई ऐरा गहरा माल नहीं है, समंदर की गहराई से ढूंढ कर लाई गई चमकीली कीमती कौड़ियां हैं। अगर एक कौड़ी भी बाजार में रख दूं तो लोग अपनी जमीन नाम कर दें, कब्र खोद के। अरे वाह, ये देहाती तो निपट गंवार है, सब कुछ सच सच बता रहा है। अभी चूना लगाता हूँ। कौड़ियां? अरे भाई कमाल हो गया, सच बताऊं मुझे तो कौड़ियों की ही तलाश थी। अरे ये तो खुद ही जाल में फंस गया, यही मौका है चाल चलने का, कब्र खोद के। वाह रे किस्मत, मैं तो सोच रहा था पहले कौड़ियां बेचूंगा, फिर कहीं से कपूर खरीदूंगा। तो फिर इतनी दूर बसर जाकर धूल क्यों फांकनी? तुम्हें कपूर चाहिए, मुझे कौड़ियां चाहिए, क्यों ना यहीं अदला बदली कर लें? अब खेल बड़ा मजेदार हो चुका था। दोनों झूठ बोल रहे थे और दोनों को पूरा भरोसा था कि सामने वाला सच बोल रहा है। अरे भाई, ये तो बड़ा संयोग हो गया, चलो जल्दी से बोरियां बदलते हैं। दोनों ठगों के दिल में चोर था। दोनों को डर था कि अगर बोरी यहीं खोल दी तो अपनी पोल खुल जाएगी। बस फिर क्या था, बिना देखे बिना परखे दोनों ने बोरियां बदली और ऐसी तेजी से भागे जैसे कहीं सामने वाला अपना इरादा बदलकर बोरी वापस न मांग ले। दोनों अपनी अपनी जीत का जश्न मनाते हुए अलग अलग रास्तों पर अपने घर को लौट रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है। आज तो मजा आ गया। बेचारा देहाती अभी तक सोच रहा होगा फायदे का सौदा किया। जब अपनी बोरी खोलेगा ना, तब समझ आएगा कि चूना सिर्फ दीवारों पर नहीं, इंसानों पर भी लगाया जाता है, चूना लगा के। साला शहरिया अभी से खुश हो रहा होगा। घर पहुंचते ही जब कीमती कौड़ियां देखेगा तब उसकी शक्ल देखने लायक होगी। आज तो बिना मेहनत के ही शिकार फंस गया, कब्र खोद के। लल्लन पूरे रौब से घर में घुसता है, बोरी धम्म से आंगन में पटक देता है। अरियो कावेरी, कहाँ मर गई? जल्दी बाहर आते। आज तेरे मर्द ने ऐसा कारनामा किया है कि पूरे शहर के ठग भी सलाम ठोकेंगे, चूना लगा के। इतना क्यों चिल्ला रहे हो? पक्का या तो फिर किसी को ठग कर आए हो या खुद ठगे गए हो। आज तक किसी ने लल्लन को नहीं ठगा। रास्ते में एक ऐसा देहाती मिला जिसकी अक्ल घुटनों में थी। मैंने उसे ऐसा घुमाया कि अपना बेशकीमती माल मेरे हाथ पकड़ा कर चला गया और बदले में मैंने उसे बस थोड़ा सा बेकार सामान पकड़ा दिया, चूना लगा के। रहने भी दो जी, पिछली बार भी तुमने कहा था कि राजा का घोड़ा ठगाए हो, बाद में पता चला गधे का बच्चा खरीद लाए थे। पहले ये बताओ इस बार क्या उठा लाए हो? आज तो किस्मत नहीं, पूरी लक्ष्मी मेरे साथ चली आई है, जरा देख तो सही। लल्लन बोरी खोलता है। अगले ही पल सफेद नहीं बल्कि चूल्हे की काली राख का बड़ा सा गुबार उड़ता है और सीधे उसके चेहरे पर आ गिरता है।
हे भगवान, मतलब वो देहाती मुझे ही ठग गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लल्लन को कोई नहीं ठग सकता, चूना लगा के। अरे राम राम, ये कीमती कौड़ियां हैं या चूल्हे की राख? जी आपको लल्लन ठग को कोई ठग गया, जरूर कोई बड़ा ठग होगा। नहीं, कहीं नीचे कौड़ियां होंगी। मिल गई? अरे बोलो ना, या राख गिन रहे हो? लल्लन का चेहरा उतर गया। एक पल पहले जो आदमी खुद को ठगी का बादशाह समझ रहा था, अगले ही पल ऐसा लग रहा था कि जरूर उसका किसी बड़े ठग से पाला पड़ा है। उधर दूसरी तरफ देहाती ठग पप्पू अपने झोपड़े में पैर पटकते हुए घुसा। उसकी पत्नी पारो चूल्हे पर सूखी रोटी सेक रही थी। पारो, आज से सूखी रोटी खाना बंद। तेरा पति आज इतिहास रच कर आया है। एक शहरी बाबू को रास्ते में ऐसा घेरा कि वो अपनी सुध-बुध भूल गया। उसे चूल्हे की फालतू की राख थमा दी और बदले में कीमती कपूर की बोरी उठा लाया, कब्र खोद के। अच्छा, तो फिर देर किस बात की? बोरी खोलो जी। पप्पू शान से बोरी खोलता है, पर अंदर कीमती कपूर नहीं बल्कि सफेद चूना पत्थर के कंकड़ पत्थर निकलते हैं। पप्पू पहले पत्थर को देखता, फिर बोरी को, फिर आसमान को, जैसे ऊपर वाला ही रसीद काट कर गया हो। क्या जी, कहाँ गई हमारी कीमती कपूर? रुको, शायद नीचे होगा। पप्पू पूरा हाथ डालता है, फिर दूसरा हाथ डालता है, फिर पूरी बोरी उलट देता है, लेकिन निकलते हैं सिर्फ पत्थर ही पत्थर। क्या हो गया जी? लगता है इस बार आपको किसी ने ठग लिया, कब्र खोद के। पहली बार पप्पू को महसूस हुआ कि दुनिया में उससे भी बड़ा ठग पैदा हो चुका है। साला शहरिया नहीं, पूरा बाप निकला। राख देकर मेरा पत्थर ले गया। नहीं, अरे पत्थर देकर राख ले गया। अरे क्या हुआ था? कब्र खोद के। कुछ दिन बीत गए। दोनों ठग अपने अपने घरों में पत्नियों की गालियां खाकर सुधरने का नाटक कर रहे थे। एक दिन गांव के हाट बाजार में दोनों की आंखें फिर से चार हुईं। पहले तो दोनों ने एक दूसरे को घूरा जैसे कच्चा चबा जाएंगे, और फिर अचानक दोनों ठठाकर हंस पड़े। अरे भाई, मान गए तुम्हारी खोपड़ी को। राख के बदले पत्थर? क्या गजब की स्कीम चलाई कि तुमने, चूना लगा के। अरे भाई, तुम्हारी शहरी चालाकी के आगे तो मेरी राख भी फीकी पड़ गई। सच कहें तो उस्ताद को उस्ताद टकर गया। और भाई, क्या चल रहा है आजकल? कामकाज कैसा है इधर? बस भाई, दिन में 5-7 लोगों की कब्र खोद ही देता हूँ। भगवान की कृपा है। सोच रहा हूं, जब हम दोनों अकेले इतना हंगामा मचा सकते हैं तो साथ मिलकर क्या करेंगे? दुनिया कहेगी दो नहीं, 2 आफतें आ गईं, कब्र खोद के। बस यहीं 2 ठगों की दुश्मनी खत्म हुई और एक ऐसी साझेदारी शुरू हुई जिसका नुकसान आने वाले दिनों में बेगुनाह लोगों को उठाना था। दोनों पास वाली दुकान से बूंदी का प्रसाद खरीदते हैं। ले, भगवान को गवाह मानकर कसम खाते हैं, आज से न तू मुझे ठगेगा न मैं तुझे। अब सवाल था, पहला शिकार कौन होगा? दोनों की नजर हाट में घूम रही थी, लेकिन आज कोई भी उन्हें इतना सीधा नहीं लगा कि मेहनत वसूल हो जाए। तो फिर पहला शिकार कौन होगा भाई? कोई ऐसा बकरा ढूंढो जिसकी तिजोरी भारी हो और दिमाग खाली, कब्र खोद के। माल भी है और मौका भी। मतलब? गांव के आखिरी छोर पर एक बूढ़ी बेबे रहती है, अकेली। घर में सोने चांदी के पुराने बर्तन भरे पड़े हैं। लोग कहते हैं उसके मायके वाले बरसों पहले बिछड़ गए। आज भी अगर कोई उसके मायके का नाम ले दे तो उसकी आंखें भर आती हैं, चूना लगा के। मतलब ममता भी है और खजाना भी। बस यही तो खेल है। फिर तो आज से हम उसके भतीजे हुए, कब्र खोद के। पहले भरोसा जीतेंगे, फिर घर देखेंगे, फिर मौका और फिर पूरा खजाना साफ, चूना लगा के। ठगों ने पूरी प्लानिंग की। बुढ़िया के खानदान की थोड़ी बहुत जानकारी निकाली और सीधे घर पहुंच गए। घर के आंगन में बूढ़ी बेबे लाठी टेकते हुए बैठी थी और अपनी पुरानी यादों में खोई रो रही थी कि तभी हमारे दोनों कलाकार रोने का नाटक करते हुए अंदर घुसे। बुआ, आखिर मिल ही गई तुम। हे भगवान, आज हमारी बरसों की तलाश पूरी हो गई। बुआ जी। बेबे घबरा गई। उसने कांपते हाथों से दोनों को उठाया। अरे बेटा, तुम कौन हो? बुआ, पहचाना नहीं? मैं आपके भाई रामदयाल का बड़ा लड़का लल्लन, और मैं छोटा पप्पू। ओ मेरी प्यारी बेबे, आप तो ब्याह के बाद हमें भूल ही गई, पर हम अपने खून को कैसे भूल जाते, चूना लगा के। हाँ बुआ जी,
पूरा हफ्ता जंगलों और कांटों में भटकते हुए आए हैं। मेरे बड़े भाई लल्लन के बेटे का ब्याह है। घर में आप सबसे बड़ी हैं, आपके बिना तो मंडप सुना रहेगा। आपको हमारे साथ चलना ही होगा, कब्र खोद के। दोनों ने एक साथ सिर झुका लिया। बेबे की बूढ़ी आंखें अब ठीक से देख भी कहाँ पाती थी। ऊपर से बरसों से मायके वालों की याद दिल में दबी बैठी थी। बस यहीं ठगों का पहला दाव सीधा दिल पर लगा। अरे मेरे भाई के बच्चे इतने बड़े हो गए। क्या करें बुआ, दूरी, समय, कामकाज सबने रोक लिया, लेकिन आपको भूले कभी नहीं, कब्र खोद के। बेबे ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा। अरे बेटा, इतनी दूर से आए हो, थक गए होगे, पहले आराम कर लो, फिर खाना खाओगे। बिरजू, ओ बिरजू बेटा। अंदर से बिरजू बाहर आता है। साधारण कपड़े, चेहरे पर सीधी सादी मुस्कान, लेकिन गले में मोटी सोने की चेन और हाथों में चमकती अंगूठियां। धूप पड़ते ही ऐसे चमक रही थी कि दोनों ठगों की आंखें अपने आप फैल गईं। लल्लन की नजर पहले चेन पर गई, फिर अंगूठियों पर, फिर वापस चेन पर। उधर पप्पू अपनी जीभ दांतों के पीछे ऐसे दबा रहा था जैसे कहीं खुशी में बाहर न निकल आए। अरे वाह रे किस्मत, ये छोरा तो चलता फिरता सुनार की दुकान निकला। गले में जितना सोना लटका रखा है उतने में तो आधा गांव खरीद लूंगा, चूना लगा के। अभी तो अलमारी भी देखनी बाकी है, कहीं ऐसा ना हो पूरा घर ही सोने का निकले, कब्र खोद के। बेटा बिरजू, अंदर अलमारी में जो हमारी सोने वाली कटोरी रखी है ना, वही निकाल। उसमें सरसों का तेल भर ला। तेरे भाई इतने दूर से आए हैं, पहले तेल मलेंगे, फिर नदी में नहा कर आएंगे। सोने वाली कटोरी। ये दो शब्द सुनते ही दोनों ठगों के कान खड़े हो गए। दोनों ठगों की गर्दन अपने आप दरवाजे की तरफ घूम गई। बिरजू अंदर जाता है। कुछ ही पल बाद हाथ में चमकती सोने की कटोरी लेकर बाहर आता है। लेकिन कई बार जो चमक सोने की लगती है वो किसी और खेल की शुरुआत होती है, और उस खेल का पहला मोहरा बस अभी अलमारी से बाहर आने वाला था। लीजिए भाइयों तेल, पहले अच्छी तरह मालिश कर लीजिएगा, फिर मैं आपको नदी दिखा देता हूँ। हमारे गांव का पानी बड़ा ठंडा है। अरे वाह बिरजू, तू तो बड़ा सेवा करने वाला निकला। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। भगवान लंबी उम्र देगा या नहीं ये तो बाद की बात थी, लेकिन पप्पू मन ही मन उसकी चेन की लंबाई जरूर नाप चुका था। बेटा बिरजू, जा इनके साथ इनको नदी दिखा देना। तीनों घर से बाहर निकलते हैं। बिरजू सबसे आगे कटोरी लेकर चल रहा है, पीछे दोनों ठग धीरे धीरे फुसफुसा रहे हैं। अबे पप्पू, देखा कटोरी? कटोरी ही क्यों, चैन, अंगूठियां सब देखा है। उधर दोनों ठग आने वाले माल का बंटवारा कर रहे थे। इधर सबसे आगे चलता बिरजू चुप था। उसके चेहरे पर वही भोली मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया की कोई खबर नहीं है। लेकिन जनाब, कई बार सबसे खतरनाक खिलाड़ी वही होता है जो सबसे कम बोलता है। कुछ ही देर में तीनों नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। सामने साफ पानी, घने सरकंडे और एक विशाल पीपल का पेड़। बिरजू सोने की कटोरी किनारे रख देता है। भाइयों, पहले आराम से तेल मल लो, सफर लंबा है। उसके बाद नदी में नहाना, शरीर भी हल्का हो जाएगा। मैं यहीं बैठा हूँ। साला, ये तो बाहर ही बैठ गया, अब कटोरी कैसे उड़ाएं? चूना लगा के। अगर ये किनारे बैठा रहा तो चोरी करते ही पकड़ लेगा। पहले इसे पानी में उतारना पड़ेगा, कब्र खोद के। दोनों आराम से तेल मलने लगते हैं। बीच बीच में बिरजू से हंसी मजाक भी करते रहते हैं। अरे बिरजू भाई, ये भी कोई बात हुई? हम दोनों पानी में मजे करें और तुम बाहर चौकीदारी करते रहो। हारे, भाईचारा इसी का नाम है क्या? आओ आज तीनों मिलकर नहाते हैं, सारी थकान उतर जाएगी, कब्र खोद के। नहीं भैया, आप लोग नहा लो, मैं बाद में नहा लूंगा। अरे बाद में कैसा, शादी में जा रहे हैं या खेत जोतने? चलो आज तो तीनों भाई एक साथ डुबकी लगाएंगे, चूना लगा के। दोनों इतनी देर तक बिरजू को मनाते रहे कि आखिरकार वो भी मुस्कुरा दिया। अच्छा ठीक है, जब दोनों भाई इतना जोर दे रहे हैं तो मैं भी आ जाता हूँ। बस यही तो दोनों ठग चाहते थे। अब मैदान पूरी तरह साफ था। और सुनो, जो सबसे देर तक पानी के अंदर रहेगा वही असली पहलवान, कब्र खोद के। तीनों पानी में बच्चों की तरह छींटे उड़ाने लगे। कभी एक दूसरे पर पानी फेंकते, कभी लंबी डुबकी लगाते। लेकिन जहां बिरजू पानी का मजा ले रहा था, वहीं लल्लन और पप्पू की आंखें हर पल किनारे पर रखी सोने की कटोरी पर टिकी थीं।
चलो भाइयों, अब की बार जो सबसे देर तक पानी के नीचे रहेगा वही जीतेगा। मंजूर, पहले तुम लगाओ डुबकी। बिरजू गहरी सांस लेकर लंबी डुबकी लगा देता है। उसका सिर पूरी तरह पानी के नीचे गायब हो जाता है। अगले ही पल लल्लन बिजली की फुर्ती से किनारे की तरफ बढ़ा। उसने एक झटके में सोने की कटोरी उठाई और पास की घनी झाड़ियों और सरकंडों के बीच इतनी सफाई से छिपा दी। उसके बाद लल्लन ने ऐसा हंगामा मचाया कि पूरे नदी किनारे के पक्षी फड़फड़ा कर उड़ गए। अरे पकड़ो पकड़ो रे, अनर्थ हो गया, अरे कोई रोक लो। बिरजू ने अभी अभी पानी से सिर बाहर निकाला था। उसने पहले आसमान की तरफ देखा, फिर दोनों ठगों की तरफ। दोनों ऐसे भाग दौड़ कर रहे थे जैसे सचमुच कोई डाकू खजाना लूटकर भाग गया हो। अरे बाप रे, वो देखो काला कौआ, कौआ कटोरी ले गया, पकड़ो पकड़ो। अरे मेरी आंखों के सामने चोंच दबाकर उड़ गया। अरे दौड़ो ले, सोने की कटोरी ले गया। क्या हुआ भैया, किस बात का शोर मचा रखा है? अरे बिरजू, बड़ी आफत हो गई। सोने की कटोरी एक हरामखोर चोंच में दबाकर उड़ गया। हम भागे भी, लेकिन वो आंखों से ओझल हो गया, कब्र खोद के। बिरजू कुछ पल चुपचाप किनारे पर रखी जगह को देखता रहा। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना घबराहट। फिर उसने गहरी सांस ली और हल्की सी मुस्कान दबाकर बोला, जो होना था हो गया भैया। कौवे की किस्मत में होगी तो कौन रोक सकता है। चलिए बेबे को सच बता देते हैं। देखा कैसा भोला है, एक बार भी शक नहीं किया। चूना लगा के, बिल्कुल बैल है बेचारा, ये तो सोना खुद हाथ में थमा देगा। दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली शिकार कौन है, इसका फैसला अभी होना बाकी था। थोड़ी देर बाद तीनों घर लौट आए। आंगन में बेबे चारपाई पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने खाली हाथ लौटते देखा, उसके चेहरे की मुस्कान अपने आप गायब हो गई। अरे बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी, और मेरी सोने की कटोरी कहाँ है? बुआ जी, हमारी किस्मत ही फूट गई। नदी किनारे तेल लगाकर नहाने ही वाले थे कि एक बड़ा सा कौवा आया, आपकी सोने की कटोरी चोंच में दबाई और उड़ गया। हमने बहुत पीछा किया पर बचा नहीं पाए, चूना लगा के। हमारी आंखों के सामने सब हुआ बुआ जी। अगर जान देकर भी कटोरी बच जाती तो हम पीछे नहीं हटते, कब्र खोद के। बेबे ने दोनों की तरफ देखा, फिर एक लंबी सांस भरी। उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा मायूसी थी। बेटा, इसमें तुम्हारी क्या गलती, शायद भगवान की यही मर्जी थी। बेटा बिरजू, इस अपशकुन के बाद मेरा विवाह में जाना ठीक नहीं होगा। ऐसा कर, मेरे बदले तू ही अपने भाइयों के साथ शहर चला जा और शादी के सारे काम संभाल। इतना सुनते ही लल्लन और पप्पू के चेहरों का रंग उड़ गया। दोनों ने तो पूरी योजना इसी भरोसे बनाई थी कि बेबे घर से बाहर जाएगी और पीछे से उसका घर साफ कर देंगे। धत्तेरी की सारी मेहनत पर पानी फिर गया, कब्र खोद के। अबे पप्पू, ये तो पूरा रायता फैल गया रे। अगर वो बुढ़िया हमारे साथ शहर जाती तो पीछे से उसके सूने घर का ताला तोड़कर सारा सोना साफ करना कितना आसान था। इस साले सीधे साधे बैल ने सारा प्लान चौपट कर दिया, चूना लगा के। अरे लल्लन भाई, जरा गौर से देखो, मरे हुए बकरे का भी रोना क्या रोना। इस बिरजू को देखो, गले में शुद्ध सोने की मोटी चैन लटकाए हुए है और हाथों की उंगलियों में 4-4 सोने की अंगूठियां चमक रही हैं। बुढ़िया नहीं आई तो क्या हुआ, ये तो चलता फिरता कुबेर का खजाना है, कब्र खोद के। ओ हाँ भाई, ये साला शक्ल से जितना भोला है ऊपर से उतना ही मालदार है। आज इसे बकरा बनाते हैं, चूना लगा के। तीनों गांव से बाहर निकलकर कच्चे रास्ते पर चल पड़े। अबे लल्लन, जंगल बस थोड़ा ही दूर है, वहीं इसकी चैन अंगूठियां सब उतरवा लेंगे, फिर इसे किसी पेड़ से बांधकर वापस बुढ़िया का घर साफ करेंगे, कब्र खोद के। हाँ, लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम है। कैसा काम? अरे बिरजू भाई, अब तो भूख के मारे चला भी नहीं जा रहा, कहीं कुछ खिला दो, नहीं तो शादी में पहुंचने से पहले हमारी अर्थी निकल जाएगी, चूना लगा के। हाँ भाई, 2-4 गरम पूड़ियाँ, थोड़ा हलवा और ऊपर से लस्सी, फिर देखना सफर कैसे उड़कर कटेगा, कब्र खोद के। अरे भाइयों, मुझे माफ करना, मैं तो जल्दबाजी में घर से एक ढेला भी लाना भूल गया। मेरी जेब तो पूरी खाली है। अबे तो क्या भूखे मरे, चूना लगा के। लेकिन भाइयों घबराओ मत, तुम मेरे मेहमान हो, मेरे भाई हो। भले ही जेब खाली है पर मेरी साख यानी इज्जत इस इलाके में बहुत तगड़ी है। आगे सुल्तानपुर गांव है, वहां मेरे एक बहुत बड़े परिचित सेठ रहते हैं। मैं बिना पैसों के तुम्हें राजाओं जैसा 56 भोग खिलवाऊंगा, बस जो मैं कहूं वो करते जाना।
अरे तुम जो कहोगे हम वो करेंगे, बस थाली सामने लाओ। पर करना क्या है? कब्र खोद के। ज्यादा कुछ नहीं, मैं सेठ जी की हवेली के अंदर जाकर उनसे अकेले में बात करूंगा। जब मैं बात करके बाहर आऊं और वो तुम दोनों की तरफ देखकर अपनी भारी आवाज में पूछें, एक या दोनों, तो तुम दोनों को बिना सोचे अपनी पूरी ताकत से चिल्ला कर कहना है, दोनों। बस फिर देखो दाव, सेठ खुद अपने हाथों से काजू किशमिश परोसेगा। अरे एक से भले दो, चाहे रसगुल्ला हो या नोटों की गड्डी, हम तो हमेशा दोनों ही मांगेंगे। तुम बस इशारा करना, हम आसमान हिला देंगे चूना लगा के। ठगों को लगा कि बिरजू सचमुच का गोबर गणेश है, जो मुफ्त के खाने के लिए अपनी साख दांव पर लगा रहा है। लेकिन यहाँ से शुरू होता है मोड़, जिसकी उम्मीद इन उस्तादों ने सपने में भी नहीं की थी। बिरजू इन दोनों बकरों को लेकर सुल्तानपुर के सबसे कंजूस और खूंखार साहूकार सेठ करोड़ीमल की हवेली पर पहुंचा। राम राम सेठ जी, आपके लिए 2 हट्टे कट्टे मजदूर लाया हूँ। शहर के रहने वाले हैं, काम ऐसा करेंगे कि बैल भी शर्म खा जाए। अगर पसंद आए तो 200 सोने के सिक्कों में सौदा पक्का कर दीजिए। सेठ खिड़की से बाहर झांककर लल्लन और पप्पू को देखने लगा। दोनों बाहर मुस्कुरा रहे थे, जैसे सचमुच का दावत का न्योता मिलने वाला हो। काम से भागेंगे तो नहीं? भागेंगे क्यों सेठ जी, आप खुद पूछ लीजिए, जो जवाब देंगे वही उनकी मंजूरी होगी। सेठ ने सोने के सिक्कों की भारी थैली बिरजू के हाथ में रख दी। बिरजू ने थैली अपनी कमर में खोस ली। लल्लन और पप्पू के मुंह से लाल टपक रही थी। उन्हें लगा कि अंदर से शाही दावत का ऑर्डर पास होकर आया है। तो जो बात इस लड़के से हुई, उस पर तुम लोगों की भी मंजूरी है? जी बिल्कुल। एक या दोनों? दोनों सेठ जी, दोनों। एक की तो बात ही मत करो, हम दोनों के दोनों तैयार हैं, चूना लगा के कब्र खोद के। बहुत बढ़िया। सौदा होते ही सेठ करोड़ीमल ने अपने 2 मोटे लठैतों को इशारा किया, जिन्होंने तुरंत लोहे के 2 भारी भावरे लल्लन और पप्पू के हाथों में थमा दिए। चलो सालो, तुरंत पीछे के अस्तबल में जाओ और सुबह से जमा हुआ 5 क्विंटल गोबर साफ करना शुरू करो। अगर 1 सेकंड के लिए भी रुके तो इस कोड़े से तुम्हारी बत्ती सी ढीली कर दूंगा। अरे अरे सेठ जी, ये क्या डरावना मजाक है? हम यहाँ गोबर साफ करने नहीं, शाही पकवान खाने आए हैं। हम कोई गुलाम नहीं है, शहर के नामी मेरा मतलब है व्यापारी हैं, चूना लगा के। चारों लठैतों ने लल्लन और पप्पू को ऐसी मजबूती से पकड़ लिया, अभी कुछ देर पहले जो पूड़ी हलवे के सपने देख रहे थे, अब उनके चेहरे ऐसे लटक गए थे जैसे किसी ने मुफ्त की दावत के बदले उम्र कैद लिख दी हो। अरे अरे सेठ जी, ये क्या कर रहे हो? हम कोई चोर उचक्के नहीं, इज्जतदार व्यापारी हैं, छोड़ो हमें, चूना लगा के। व्यापारी के बच्चों, उस छोरे ने तुम दोनों को जीवन भर के लिए 200 सोने के सिक्कों में मेरे हाथ बेच दिया है। तुमने ही तो हाँ भरी थी। तुम दोनों अब मेरे गुलाम हो। सालों, मरे हुए आदमी से भी मैं ब्याज वसूल करता हूं, तुम तो फिर भी जिंदा हो। लल्लन और पप्पू एक दूसरे का मुंह देखते हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। क्या हमें बेच दिया? दोनों ने एक साथ गर्दन घुमाकर बिरजू की तरफ देखा, लेकिन वहां बिरजू नहीं था। वो तो सिक्कों की थैली लेकर कब का आंखों से ओझल हो चुका था। हे भगवान, ये क्या हो गया रे? चूना लगा के। हाय दैया, सच कह रहा हूं भाई, वो छोरा नहीं, चलता फिरता आफत है। बहुत हो गया रोना, ले जाओ इन दोनों को पीछे वाले अस्तबल में। रात का समय था। अस्तबल में हल्की लालटेन जल रही थी। पप्पू फावड़े से गोबर का ढेर लगा रहा था और लल्लन एक कोने में बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा था। लल्लन भाई, और नहीं होता मुझसे। वो साला बिरजू अगर मिल गया ना तो उसे इसी गोबर में गाड़ दूंगा, कब्र खोद के। अबे चपकर, दिमाग वैसे ही सड़ा हुआ है। शहर का नामी ठग हूं मैं, और आज कसम खाता हूं मैं उस बिरजू के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ कोई ठगी वगी काम नहीं आएगी। बाहर लठैत ऊँग रहे हैं, यही मौका है। पीछे की दीवार फांद और पतली गली से निकल ले, वरना सुबह तक हमारी हड्डियां भी खाद बन जाएंगी। और फिर क्या था? अस्तबल के पीछे वाली कच्ची दीवार फांदी और रात के अंधेरे में ऐसे दुम दबाकर भागे जैसे गधे के सिर से सींग। पूरी रात भूखे प्यासे भागने के बाद दोनों की आंखों में सिर्फ खून सवार था। उन्होंने तय किया था कि आज बिरजू को कच्चा चबा जाएंगे।
लेकिन जैसे ही वो सुबह आंगन में घुसे, आंगन में एक खाट पर बिरजू आराम से लेटा हुआ है। बगल में चाय का कुल्हड़ रखा है। उसने लल्लन और पप्पू को आते देख लिया, पर जरा भी नहीं चौंका, बस मुस्कुरा दिया। साले धोखेबाज, हमें 200 सिक्कों में बेचकर चैन की चाय पी रहा है। आज तेरी खोपड़ी और ये चाय का कुल्हड़ दोनों एक साथ फोड़ूंगा, चूना लगा के। वाह उस्तादो वाह, आ गए गोबर की खदान से वापस। मान गया तुम्हारी फुर्ती को। भेस बदल के। अबे बकवास बंद कर, अभी बता, नहीं तो अभी बुआ जी को आवाज लगाता हूँ, उसे बताता हूँ कि ये कितना बड़ा हरामी है, अभी धक्के मारकर निकालेगी इसे घर से। पप्पू ने जैसे ही बुआ को आवाज लगाने के लिए मुंह खोला, बिरजू का रंग उड़ गया। बिरजू समझ गया कि अब वो बुरी तरह फंस चुका है। अगर इन दोनों ने गुस्से में आकर बुढ़िया को सच बता दिया तो उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और वो घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अरे रुक जाओ उस्तादो, चीखो मत, मैं सच बताता हूँ, भेस बदल के। क्या सच है? कौन हो तुम? जल्दी बताओ। तुम दोनों को क्या लगा तुम पहले उस्ताद हो जो इस अंधी और अकेली बुढ़िया को ठगने आए हो? अरे बेवकूफ हो, तुम अभी ठगी की नर्सरी में पढ़ रहे हो और मैं पिछले 2 साल से स्कूल का हेडमास्टर हूँ। भेस बदल के मतलब ये कि मैं कोई बिरजे नहीं हूँ और ना ही मैं बेबे की बहन का लड़का हूँ। पिछले 2 साल से मैं इस घर में सगा भतीजा बनकर रह रहा हूँ। तुम लोग तो कल आए और एक कटोरी लेके भागने लगे। मैं तो इस घर का आधा सोना धीरे धीरे साफ कर चुका हूँ। भेस बदल के। क्या बात कर रहा है? तो बुढ़िया की अलमारी में वो जो सब नकली है मेरे भाई। बेबे को लगता है कि उसका पुश्तैनी खजाना अलमारी में सुरक्षित है, लेकिन असली सोना तो कब का मेरे घर पहुंच चुका है। हे भगवान, मतलब वो सोने की कटोरी भी जो हमने छुपाई थी? पीतल की थी मेरे भाई। असली वाली तो मैं 6 महीने पहले ही पिघलाकर बेच चुका हूँ। तुम लोग भी उस्ताद हो, ये बात मैं पहली नजर में समझ गया था। इसीलिए डर गया था कि तुम मेरा शिकार न छीन लो, इसीलिए तुम्हें सेठ को बेच दिया था, भेस बदल के। लल्लन और पप्पू के पैरों तले जमीन नहीं, पूरा पाताल खिसक चुका था। जिस कटोरी को उन्होंने चुराया वो नकली, जिस चेन को लूटने का प्लान बनाया नकली, जिस बिरजू को बकरा समझा वो उनका भी बाप निकला। साले धोखेबाज, बहुत बड़ा उस्ताद बन रहा है ना। हम फिर भी बेबे को सब बता देंगे, कब्र खोद के। सोच लो लल्लन भाई, अगर तुमने बुढ़िया को बताया कि मैं नकली भतीजा हूँ तो क्या मैं चुप रहूंगा? मैं भी बुढ़िया को बता दूंगा कि तुम दोनों भी नकली हो। मैं बता दूंगा कि नदी किनारे सोने की कटोरी कौवा नहीं ले गया था, तुम दोनों ने चुराई थी। फिर क्या होगा? तुम्हें भी बाहर निकाला जाएगा। गांव वाले मुझे तो मारेंगे ही, पर तुम दोनों को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बिरजू की बात सुनकर लल्लन और पप्पू सन्न रह गए। बात पते की थी, अब दोनों गुट बुरी तरह फंस चुके थे। न लल्लन पप्पू बिरजू का सच बता सकते थे, न बिरजू उनका। दोनों का राज एक दूसरे की मुट्ठी में था और अगर एक भी मुट्ठी खुलती तो दोनों गुट काम से जाते। तो साले अब क्या करें? ना हम तुझे भगा सकते हैं, ना तू हमें भगा सकता है, और हमें तो अब इस बुढ़िया का माल चाहिए ही चाहिए, कब्र खोद के। तो फिर एक ही रास्ता है, समझौता। हम दोनों गुट एक दूसरे की असलियत बुढ़िया से छुपाएंगे। न तुम मेरी पोल खोलोगे, ना मैं तुम्हारी। समझौता? और माल का क्या? बुढ़िया के पास अभी 100 बीघा जमीन बची है। जमीन के लिए खुली छूट है, जिसे जो करना है अपने तरीके से करे। तुम अपनी चाल चलो, मैं अपनी चाल चलूंगा। जो अपने दिमाग से जमीन हथिया ले, जमीन उसकी। लेकिन नियम एक ही है, कोई किसी की पोल नहीं खोलेगा। मंजूर? तो फिर हो जाए समझौता। समझौता मंजूर, चूना लगा के। अब खेल बराबरी का होगा, कब्र खोद के। तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर जोर से हंस पड़ते हैं। ऊपर से तीनों हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों पुराने दोस्त मिल गए हों, लेकिन उनके हाथ तो मिले थे, दिल नहीं। अभी हंस ले बिरजू, पहले मौका मिलते ही तेरी 2 साल की पूरी कमाई साफ कर दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे बनता है हेडमास्टर, चूना लगा के। दोनों अपने आप को उस्ताद समझ रहे हैं। असली खेल तो मैं खेलूंगा, आखिर में माल भी मेरा होगा और ये दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह जाएंगे, कब्र खोद के। बड़े आए शहर के उस्ताद, 2 साल से मैं इस खेल का बादशाह हूँ। अब देखना, तुम दोनों को ऐसे भिड़ाऊंगा कि एक दूसरे को ही लूटते रह जाओगे और पूरी जमीन मेरी हो जाएगी। तीनों ने हाथ तो मिला लिए, लेकिन उसी पल तीनों ने मन ही मन एक दूसरे को ठगने की भी कसम खा ली। अब ये दोस्ती नहीं, ये 3 उस्ताद ठगों के बीच एक खामोश जंग की शुरुआत थी। तभी अंदर से बेबे की आवाज गूंजती है। अरे बच्चों, सुनो तो, अब मेरी उम्र हो गई है,
मैं सोच रही हूँ अपनी 100 बीघा जमीन किसी एक के नाम कर दूं।